जो आपको कह रहा था, पिताजी मेरे विधायक थे 57 से, वैसे अब बाद में भी हुए। उस समय ब्लॉक डेवलपमेंट का जो शुरुआत हो गई थी, और ये जो खाद्य सुरक्षा के बारे में भी चर्चा देश में शुरू हो गई थी कि कम पड़ रहा है, ये बाहर से मंगाते थे। तो एक मुहिम चला भारत सरकार का कि रासायनिक खाद और शुरुआत धीरे धीरे। तो विधायक के कारण आते थे बीडीओ साहब और कहते थे, ठाकुर साहब ये आपने सरकार की योजना है, आप रासायनिक खाद करें, पैदावार ज़्यादा होगा। बहुत कोशिश किए, वो उसको समझा नहीं सके और अंत तक वो अपने जीवन में कभी रासायनिक खाद उपयोग नहीं की। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम वो दिन जानते थे कि पिताजी कहते थे, भाई कि इससे हमारा गुजारा नहीं होगा, हम अपनी आत्मनिर्भर हैं अपने खाद पे, जैविक खाद पे जो भी है। जानवर बहुत पालते थे, खाद की भी कमी नहीं होती थी, जो जैविक खाद है। जब हम लोग नेतागिरी में आए तब हम देखते थे पूरे देश में रासायनिक खाद की धूम मची हुई थी। जो बात आज कह रहे हैं आप, जी जी जी, ये बात 25-30 साल पहले आभास हो गया था देश को, लेकिन देश नहीं जागा। अब जागना चाहिए, ये वक्त है जागने का। आप क्या कहेंगे? अब जागा नहीं जागा ये है, इस देश में दिक्कत ये है, बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट, ये जो देश में होता है ना जी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है। कोई भी स्कीम में, योजना में वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहता है। जी जरूर रहता है। हम इंपोर्ट करते हैं जी फर्टिलाइजर, उसमें भी है। आज गांव के लोग मवेशियों को बेचते जा रहे हैं और केवल केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पे डिपेंड होते जा रहे हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे मेरे घर में 100 जानवर होता था, आज एक बकरी भी नहीं है जी। बहुत इस विषय पे आप अपने समाज को, अपने इतनी जो बड़ी आयोजन है, कम से कम 20,000 की संख्या में यहाँ लोग हैं कि आज भी उस बीमारी से इंटीरियर में बस्तर में बचा हुआ है, कि रासायनिक खाद से बचा हुआ है, पर सरकार के डंडा मार मार के सिखलाने की वजह से कुछ घुस गया है। और आज वही चीज़ें उनको कहते हैं, भाई तुम रासायनिक खाद मत यूज़ करो। हंसता है गांव का आदमी, हंसता है, कितने बेवकूफ़ हैं। उन्हें ये पता नहीं है अगले 10 सालों में बंजर हो जाएगी। अभी तो अच्छा खाद दे, अच्छा उपज दे रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा? जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। किसान बेवकूफ़ नहीं है। रासायनिक खाद का क्या असर होता है, क्या होगा, और जैविक खाद का क्या होगा, वो सब जानता है। इसीलिए तो मना करता था ना। तो ये घर के बुद्धू लौट के आए, ये कहावत जो है ना जी जी, चरितार्थ। धन्यवाद सर जी आपका। जी, खाद अपने साथ में बीमारी भी ले आया। जितना उत्पादन हो रहा है उसका खर्चा हम बीमारी के इलाज में करा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खराबी चलती है। जी जी जी, पंजाब में कैंसर एक्सप्रेस चलती है। जी जी, ये सब यूरिया जितने खाद डाल रहे हैं उसका असर है, जितने बीमारियों की ये संख्या सेव बढ़ती सॉइल है मूवमेंट और हुई है, नए बीमारी आ रही है, अभियान उसका कारण है। ये जो सेव सॉइल मूवमेंट है सर, ये मिट्टी अभियान बचाओ जो अभियान है, वो इसीलिए है कि हम बैक टू बेसिक्स, हम अपने जो चले आ रहा था पुरखों से, उस वहाँ तक पहुँचें। हम गोबर खाद की तरफ जाएं, हम वर्मी कंपोस्ट की तरफ जाएं, है ना, हम फसलों का चक्रीकरण करें, है ना, एक ही फसल ना बोते रहें, अलग अलग फसलों को हम चुनते रहें। आज सरकार इंसेंटिव भी दे रही है, 10,000 रुपये प्रति एकड़। अगर आप 1,001, 10,001 जो भी धान है उसको अगर नहीं बोते हैं तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है पतला चावल के लिए। लेकिन फिर भी किसान नहीं, उसको यूरिया डीएपी डाल के आज का वो देख ले रहा है, लेकिन अगले 10-15 सालों में उसका खेत बंजर हो जाएगा। इस बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? सवाल है कि आपने पशु पालन करना छोड़ दिया, कहाँ से मिलेगा? तो कहाँ से मिलेगा खाद? सारे मवेशी बेच चुके हैं गांव वाले, गाय नहीं है, वो चराना नहीं चाहते हैं।
और चारागाह भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चारागाह नहीं है, पशुओं का विकल्प आ गया है। आप ट्रैक्टर से खेती करने का साधन, बीज बोने का आ गया मशीन, आपका रोपा ट्रैक्टर से खेती जोतेंगे, केंचुआ बचेगा कि मरेगा बताइए। बढ़ेगा, मचेगा, कहाँ से बचेगा? बस यही बात बचना है, ही नहीं है। यही बात है मिट्टी बचाओ अभियान। बस एक फोटो आप लोगों के साथ ट्रैक्टर मुझे के चाहिए साथ सर। साथ केमिकल की उससे तो केचुआ बचना ही नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सर, थोड़ा परिचय इसमें बता देंगे। मेरा नाम अकबर आपको राम है, और अभी मेरे को 24 तारीख को पिछले महीने में आदिवासी गौड़ महासभा का अध्यक्ष चुना गया है, और मैं रिटायर्ड DIG हूँ, 20 में रिटायर हुआ हूँ। DIG सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर।